हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। तो बच्चों नमस्कार, मैं आपका ऑर्गेनहॉलिज्म बाबा आपको स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑर्गेनहॉलिज्म नीट में। बच्चों आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई जर्नी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों अपने उस जर्नी को जो शुरुआत होती है एक बीज से और किस प्रकार से एक ट्री बनता है वहां तक की। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का पूरा सेट, और इस बैच का नाम होगा सक्षम फॉर द नीट 2025। बच्चों सक्षम नीट 2025 के अंदर में हम लोग अपनी पूरी की पूरी क्लास 11th की केमिस्ट्री एज वेल एज आगे जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ने मिलेगी। इस बैच के अंदर में हम प्रॉमिस करते हैं आपको जीरो से लेकर अप लेवल तक की सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा रिगार्डिंग केमिस्ट्री, और इसके अंदर में हम करने वाले हैं स्पेशली नीट 2025 की तैयारी। तो यहाँ से आप मुझे जानते होंगे, मैं हूँ ऑर्गेनहॉलिज्म बाबा और इस चैनल में मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और इस केमिस्ट्री की सेक्शन को मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा किस प्रकार से केमिस्ट्री एक कितनी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, कितना मजा आता है केमिस्ट्री को। मतलब केमिस्ट्री पढ़ने का एक ही तरीका होता है कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक्चुअली कोई टफ सब्जेक्ट है नहीं, टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर आपको केमिस्ट्री किस प्रकार से समझा रहा है। आपके पूरे डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री है, आपकी ज़िंदगी की शुरुआत केमिस्ट्री से हुई है और अंत भी केमिस्ट्री से होगा। हमारे बॉडी के अंदर में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, आप जी रहे हो, रो रहे हो, खा रहे हो, हंस रहे हो, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसी छोटे छोटे कोर्स के थ्रू हम अपनी इस केमिस्ट्री की जर्नी को शुरू करते हैं। बच्चों एक मैं फ्रेडरिक शोडी का एक बहुत ही खूबसूरत कोट है, दैट इज द केमिस्ट्री इज अ गुड व्हेन यू मेक अ लव विथ इट। केमिस्ट्री क्या है बच्चों? केमिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, इज अ वेरी गुड व्हेन यू मेक अ लव विथ इट, एंड द केमिस्ट्री इज अ वेरी बैड व्हेन यू क्रैक इट। बिकॉज केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप इस दुनिया में कुछ बना भी सकते हो और इस केमिस्ट्री के थ्रू ही आप इस दुनिया को विध्वंस भी कर सकते हो। दैट्स वाई द केमिस्ट्री इज वेरी फैसिनेटिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यू नो दैट द आप जब पढ़ोगे केमिस्ट्री की आपको पता चलेगा कि लेवोइजियर का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। द लेवोइजियर इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के एक फादर नहीं है, देयर आर सो मेनी ऑफ देम हु आर द बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो अबाउट द मैडम क्यूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु कैन जिन्होंने क्या बनाया था, जिन्होंने खोज किया था यूरेनियम की, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे काम की थी। ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड केमिस्ट, एंड एज वेल एज यू नो मेनी ऑफ देम। आगे जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे आपको कई ऐसे साइंटिस्ट के नाम पता चलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रखे हैं अपने साइंस केमिस्ट्री के अंदर में। ठीक है बच्चों, एक और कोट है बड़ा ही मुझे पसंद आता है कि द कंट्री विच इज इन द एडवांस ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड in chemistry will also the foremost in the wealth and in the general prosperity। कहते हैं बच्चों की जो भी कंट्री होती है वो ज़्यादातर एडवांस होती है अदर कंट्रीज के तुलना में जिसे केमिस्ट्री आती है। जिस कंट्री को आती है दे आर वेरी मच गुड इन देयर वेल्थ एज वेल एज इन देयर डिफेंस सेक्टर। इट वाज अ वेरी फेमस कोट ऑफ द विलियम रैमसे। सो एक बहुत ही प्यारा कोट। सो लेट्स स्टार्ट लविंग केमिस्ट्री। आज से हम लोग ये ओथ लेते हैं कि हम केमिस्ट्री को प्यार से पढ़ेंगे, और आपकी केमिस्ट्री को आसान करने के लिए मैं आया हूँ। केमिस्ट्री आपकी 100% आसान होगी, ये गारंटीड है। आप मुझे फॉलो करो क्लास 11th के लिए, जीरो से हीरो तक मैं गारंटी देता हूँ। जिस समय आप क्लास 11th से 12th की ओर मूव करते रहे होंगे उस समय आपकी केमिस्ट्री बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयर में लाखों गुना अच्छा होगा। तो इसी विश्वास के साथ मैं ऑर्गेनहॉलिज्म बाबा आपके लिए शुरुआत करता हूँ अपनी केमिस्ट्री को। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है, और जैसा कि कुछ लेक्चर्स पढ़ाने से पहले मैं आपको नीट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई ये जो पहला मेरा जो लेक्चर होगा ये जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। जो बच्चे ड्रॉप लिए हुए हैं उनको ये लेक्चर देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके अंदर मैं वो बातें करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स हैं और मैक्सिमम बच्चों को बात आती है। लेकिन जो बच्चे क्लास 11th के अंदर में मूव कर रहे हैं या फिर क्लास 11th में आ चुके हैं नीट अपने क्लास 10th की एग्जाम देकर, उनके लिए बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा। बच्चों हमारे को जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जो ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट है बच्चों, इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर में हमें जनरली 3 टॉपिक्स के अंदर में डिवाइड करके हम पढ़ाते हैं। ठीक है, इस केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। वन इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अनदर इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये 3 मतलब समझो दे आर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो हमें जनरली पढ़ना होता है। वन इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अनदर इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में हम बात करते हैं बच्चों ऑल एलिमेंट्स, हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, उसकी रिएक्शंस जो हम लोग जानते हैं एक्सेप्ट कार्बन। ठीक है, कार्बन को छोड़कर ये जो केमिस्ट्री होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में हम पढ़ते हैं सारे क्या बोलते हैं कार्बन,
एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी क्लास 11th के अंदर में, सॉरी क्लास 10th के अंदर में पढ़ के आए होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कार्बन की होती है वहाँ हम लोगों ने पढ़ा होगा। हम इसकी बात करेंगे, इसकी सारे प्रॉपर्टीज, इनकी सारी रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है। ठीक है, उसकी हम लोग जब स्टडी करते हैं बच्चों तो उसे कहा जाता है दैट इज, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों ये वाला जो केमिस्ट्री होती है इसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री। ठीक है, ये तुम्हारा क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री होती है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स चेक करते हैं। हम यहाँ पे क्या लेते हैं सर, मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं जिनको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। किसी भी कंपाउंड की, किसी भी ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसका कितना डेंसिटी होता है, कितना मास होता है, कितना मोल हमने लिया, कितनी उसकी पीएच है, डिफरेंट चीज को हम लोग जब क्वालिफाई करते हैं वो क्या होती है सर, फिजिकल केमिस्ट्री होती है। बच्चों मैक्सिमम बच्चे को आपको बता दूं कि अगर मैं नीट की बात करूं, नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक कॉमन टेस्ट होता है जिसे सभी किसी को देना होता है। ये टेस्ट को आप देने के बाद ही आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना जरूरी होता है, दैट मींस नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक कॉमन टेस्ट होती है जो कि हर साल एनटीए ऑर्गेनाइज करती है। ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये जो होता है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनटीए। एनटीए का मतलब होता है दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एजेंसी होती है जो आज से लगभग 2019 के थ्रू के बाद से आफ्टर 2019, ठीक है, यही जो तुम्हारी इंस्टीट्यूट है दैट इज अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही आपका क्या कराती है सर, एग्जाम कंडक्ट कराती है। बाकी फिर काउंसलिंग की बात होती है, वो आगे हम लोग जानेंगे जब आप नीट क्वालिफाई कर जाओगे। ये एग्जाम हमें क्वालिफाई करना होता है। बच्चों ये जो एग्जाम होती है ये टोटल 720 मार्क्स की एग्जाम होती है। ठीक है, 720 मार्क्स की एग्जाम होती है। इसके अंदर में आपको फिजिक्स के अंदर में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर में आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, और बायोलॉजी सेक्शन के अंदर जिसमें दोनों होती है, बॉटनी और जूलॉजी, इसको मिला के आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200, आपको अटेम्प्ट करना होता है 180, मतलब आपको 50 में से इसमें 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, इसमें भी आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसके अंदर में बच्चों 45 प्लस 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि दो सेक्शन में डिवाइड होता है, दैट इज इन बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी। ठीक है, तो ये 720 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नीट बोला जाता है। इसी नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपके आगे एमबीबीएस डॉक्टर, वेटनरियन डॉक्टर, बीएएमएस डॉक्टर, बीएचएमएस डॉक्टर, अलग अलग टाइप ऑफ डॉक्टर एज वेल एज बीएससी नर्सिंग वाली कोर्सेज को आप इनरोल हो पाते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ क्राइटेरिया बच्चों। जनरली देखा जाए तो अगर हम बात एमबीबीएस की करें तो आपको मिनिमम 650 स्कोर करना होता है। ठीक है, और 650 स्कोर करने के लिए आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर में 180 आउट ऑफ 180 आए। ये जब तक आपकी केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 नहीं आती है तो आप 650 प्लस स्कोर करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है। और रियलिटी यही है कि भाई ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सबसे इजी पार्ट जो होती है पूरी की पूरी, वो कौन सी होती है, केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री अगर आपको समझ में आ गया, केमिस्ट्री एक बार आपको क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट, तो केमिस्ट्री कभी कोई भूल नहीं सकता। केमिस्ट्री भूलने की सब्जेक्ट नहीं होती है, बट जैसे फिजिक्स हो गई या फिर बायोलॉजी वाली सब्जेक्ट जो होती है उसको बार बार क्या करना होता है, रिविजन करना होता है। ठीक है, केमिस्ट्री भी रिवाइज करनी होती है पूरी की पूरी। देखो ये तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने का अप्रोच अलग होता है, तीनों सब्जेक्ट को समझने का अप्रोच अलग होता है, वो धीरे धीरे आपको मैं सिखाते चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एमबीबीएस करने के लिए आपको कम से कम 650 का स्कोर आज से ही टारगेट रखना होगा फॉर 2025। केमिस्ट्री में आपकी टारगेट होनी चाहिए 180 आउट ऑफ 180। अब किस तरह से 180 आउट ऑफ 180 आएगा उसकी तो हेल्प मैं करूंगा ही, किस प्रकार से आपको 180 आउट ऑफ 180 आती है। तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। बच्चों क्लास 11th के अंदर में अगर हम बात करते हैं तो क्लास 11th में हमें जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वो एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर बोलो या फिर मैं बोलूं आगे के जो ये 4 चैप्टर्स क्लास एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं बच्चों, ये तीनों के तीनों चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा बेसिक चैप्टर्स होते हैं, और इन चारों चैप्टर को आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भैया पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है वो इसी से थ्रू चलने वाली है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आगे के चैप्टर से, सबसे पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशंस ऑफ एन एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज, और जो तुम्हारी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ये 4 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि मतलब उनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते एज अ फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वैसे कैटेगराइज किया भी गया है, लेकिन ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके बेसिक्स के थ्रू ही आप आगे की पूरी केमिस्ट्री को प्रोसीड कर सकते हो। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी जो 4 चैप्टर्स हम पढ़ा रहे होंगे उस समय आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर सबसे ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपका सिर्फ और सिर्फ ये 4 चैप्टर इतना अच्छा हो सके, इतना बेसिक क्लियर हो सके कि आपकी जो आगे की जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे चैप्टर्स मक्खन की तरह निकलते चले जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बच्चों आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पहली बेसिक चैप्टर, और चैप्टर का नाम ही बेसिक है, दैट इज द सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों आज का, दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हेडिंग लगाएंगे, एक नया नोटबुक बनाएंगे सभी कोई, और उस नोटबुक के अंदर में अपनी केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो यहां से एक्चुअली में चैप्टर स्टार्ट होता है, वहां तक जो भी थे वो छोटे छोटे बातें थी, बस जस्ट फॉर फन। और अब से देखो कैसा मैं पढ़ाता हूं, समझते चलो। ठीक है,
तो बच्चों सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो टुडेज गोल है बच्चों वो क्या है? ठीक है, मैं हमेशा जब भी पढ़ाऊंगा तो अपना एक गोल सेट करूंगा और उस पूरे के पूरे को कवर करने की कोशिश की जाएगी। पहला था दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, जो कि हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। ठीक है, पहला बात हम लोग ये करने जा रहे हैं दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, जो कि हो चुका है। हम बात करेंगे बच्चों आपके छोटी छोटी बातें, मैटर एंड इट्स सराउंडिंग की। ठीक है, ये सब बातें याद रखना कि जो आज का लेक्चर होगा वो बहुत ही ज्यादा बेसिक लेक्चर होगा। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे को बेसिक्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिखाने जा रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैं सिखाने जा रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशन, मैं सिखाने जा रहा हूँ वो बेसिक चीजें जो कि मैक्सिमम बच्चों को पूरी की पूरी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम आती है। तो क्योंकि ये है बेसिक लेक्चर, लेकिन लेक्चर से बेसिक है, लेकिन कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैटर एंड सराउंडिंग्स हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, मैटर के बारे में जानेंगे, आपको पता भी होगा मैटर क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, कितने अलग अलग यूनिट्स होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा यहाँ पर वो होगा सर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस एंड साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो यहाँ का आज का गोल है बच्चों, ये चैप्टर है। रियलिटी यही है कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में नहीं आता है एक्सेप्ट दिस सिग्निफिकेंट फिगर से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो भी बातें हम करेंगे वो सिर्फ बेसिक्स बात होंगी। आपको 99% बात तो पता है, क्योंकि आप खुद क्लास 9 और क्लास 12 पढ़ के आए हो। तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर, चलो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहला टॉपिक दैट इज मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। किसी से आपसे पूछा जाए बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, मैटर क्या होता है सर, तो भाई आपने पढ़ के रखा है कि मैटर इज एन एवरीथिंग। ठीक है ना, मैटर वो हर एक चीज है जो कि क्या करता हो सर, जो कि इस स्पेस के अंदर में प्रेजेंट होता हो और कुछ ना कुछ एरिया को क्या कर रहा होगा सर, वो कवर कर रहा होगा, उसी को तो मैटर कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या हम मैटर है, हाँ सर मैटर है, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ क्या है सर, मास है, और हमारा मास है, उसके साथ साथ हम कुछ ना कुछ एरिया इस यूनिवर्स का क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। क्या ये ब्लैक बोर्ड एक मैटर है? हाँ सर ब्लैक बोर्ड एक मैटर है। कैसे सर? क्योंकि ब्लैक बोर्ड इसलिए मैटर है सर क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मास है, और इस मास के साथ साथ ये इतना एरिया यूनिवर्स का क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। क्या ये मार्कर जो है वो एक मैटर है? हाँ सर एक मैटर है। क्यों मैटर है सर? क्योंकि ये जो मैटर है दैट इज ऑक्युपाइंग इन सम स्पेस एंड हैविंग सम मास। क्लियर है एकदम? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, मैटर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, मैटर कहते हैं। मैटर इज नथिंग बट एवरीथिंग दैट इज ऑक्युपाइंग द स्पेस एंड हैविंग द मास। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मैटर कहते हैं। बच्चों मैटर को हम लोगों ने ना क्लासिफाई किया हुआ है, जो मैटर होती है बच्चों उसको हम लोगों ने क्या किया है सर, क्लासिफाई किया गया है। क्योंकि देखो किसी भी मैटर के अंदर में दो कंपोनेंट हो सकती है, वन इज नोन एज एन फिजिकल कंपोनेंट जो बाहर से दिख रहा है, और सेकंड वन इज नोन एज केमिकल कंपोनेंट। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं सर, फिजिकल कंपोनेंट, और एक को बोलते हैं सर केमिकल कंपोनेंट। फिजिकल मतलब वो सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे इसके अंदर में जो कि हमें दिख रही हैं, मतलब फिजिकली हम उसे फील कर सकते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है सर, दैट इज फिजिकल बेसिस। तो फिजिकल बेसिस जितनी भी है, जितने भी मैटर के एक एक पार्टिकल्स है, ये पूरा का पूरा जो ब्लैक बोर्ड सॉरी जो ये मार्कर है वो किससे बना होगा, बहुत सारे एटम मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स से पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और सारे के सारे पार्टिकल कुछ ना कुछ इंटर एटॉमिक फोर्सेस के थ्रू क्या होंगे, सारे के सारे जुड़े हुए होंगे। अगर इंटर एटॉमिक फोर्सेस इनके अंदर में नहीं होगा तो क्या ये सारे के सारे जो भी मार्कर के पार्टिकल जो इसको पूरा का पूरा एक मैटर बनाता है, या फिर कोई एक स्पेस बनाता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट बनाता है, वो नहीं हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से सर ये जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी हमें या फिजिकल मार्कर हमें दिख रहा है, दे आर बेस्ड ऑन सम इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो कि कैप्चर्स द ऑल ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड इट। ठीक है ना, दैट ये हो सकता है सर। तो ये क्या हो सकता है सर, अब इंटर एटॉमिक फोर्सेस के आधार पर, नहीं तो इसके बहुत ज्यादा हाई होगा फोर्स तो ये सॉलिड होगा जो कि है, अगर थोड़ा सा इंटर एटॉमिक फोर्सेस कम होगा तो वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, और अगर उसके अंदर में इंटर एटॉमिक फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होगा तो वो सर क्या होगा सर, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं सर केमिकल बातें, तो मतलब केमिकल की बात करें तो हम लोग अंदर में जा रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड मतलब कि जो केमिकल हो सकता है सर, जो केमिकल हो सकता है वो सर दो तरह का हो सकता है, नहीं तो वो प्योर स्टेट में पाया जाए, या फिर क्या वो मिक्सचर के फॉर्म में आया हो, है कि नहीं? कोई भी केमिकल यार दो तरह से हो सकता है, नहीं तो वो प्योर स्टेट में हो, या फिर क्या वो मिक्सचर के अंदर में हो। अगर वो प्योर स्टेट में होगा तो सर वो दो तरह का हो सकता है, वन इज नोन एज एलिमेंट, अनदर इज कॉल्ड कंपाउंड। तो ये बातें आप लोगों ने पहली क्लास 9-10 में पढ़ के रखा है, बस मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूं कि वन इज नोन एज एन एलिमेंट एंड अनदर इज नोन एज कंपाउंड, है ना। उसके साथ साथ अगर हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर दो तरह के हो सकते हैं सर, तो मिक्सचर भी क्या हो सकते हैं सर, दो तरह के हो सकते हैं, वन इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर, अनदर इज नोन एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, है ना। होमोजेनियस भी हो सकते हैं एज वेल एज क्या हो सकते हैं सर, हेटेरोजेनियस हो सकते हैं। अब जो ये एलिमेंट होता है या फिर कंपाउंड होता है, ये एलिमेंट दो तरह का हो सकता है, मेटल का हो सकता है या फिर क्या हो सकता है सर, नॉन मेटल का हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर आल्सो ऑफ इन टू टाइप, वन इज नोन एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनदर इज नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, क्या हम इसको लिख लें और एक एक करके सारे डेफिनेशंस लिख के हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, दैट इज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एज वेल एज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, जस्ट यू हैव टू चिल। ओके, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर मैटर क्या होता है। सारी बातें मैंने बोल दी है, बस मैं लिख रहा हूं
एनीथिंग, कोई भी चीज, ठीक है, विच ऑक्युपाई स्पेस, ठीक है, कोई भी चीज जो कि क्या करता हो सर, स्पेस को ऑक्युपाई करता हो एंड हैविंग मास, ठीक है, एनीथिंग which occupies the space and having the mass is known as matter. उसे क्या कहा जाता है सर, मैटर कहा जाता है। दैट मींस कोई भी ऐसा चीज जिसके अंदर में क्या हो सर, स्पेस हो और वो क्या करता हो, किसी मास को अगर रखता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, मैटर कहते हैं, ठीक है ना। मैटर का एग्जांपल अगर बोलो तो कुछ भी यार, जैसे ग्लास एक मैटर है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड एक मैटर है, ठीक है। उसके साथ साथ सर ये क्या बोलते हैं इसे, मार्कर, ठीक है, मार्कर ये भी क्या एक मैटर है कि नहीं। ह्यूमन बीइंग ये भी क्या एक मैटर है, ईटीसी। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं सर, मैटर कहलाते हैं। फिर मैंने बताया सर कि जो मैटर होता है, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, ठीक है। मैटर को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है सर दो तरह से। वन इज नोन एज, लिखते चलेंगे सर, कोई बात तो हमने कर चुका है। मैटर को हम लोगों ने क्या किया सर, दो क्लासेस में डिवाइड किया। वन इज कॉल्ड द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ मैटर, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट ऑफ मैटर, ठीक है, और एक को बोलते हैं बच्चों केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैटर। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ मैटर और एक को क्या बोलते हैं सर, केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैटर, ठीक है। वन इज नोन एज फिजिकल कंपोनेंट ऑफ मैटर, अनदर इज नोन एज केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैटर। Physical component of matter is based on interatomic forces. Very good. It is based on the interatomic forces, or they are further divided into three categories. One is called solids, another is called liquids, and third is called gases. ठीक है, तीन पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया। वन इज कॉल्ड सॉलिड्स, वन इज कॉल्ड लिक्विड्स एंड अनदर इज कॉल्ड गैसेस। वैसे अगर बात करते हैं सर केमिकल कंपोनेंट के अंदर में, तो केमिकल कंपोनेंट आर मेनली टू टाइप। वन इज कॉल्ड प्योर स्टेट, ठीक है, ये प्योर स्टेट में पाया जा सकता है, या फिर क्या बोलेंगे सर, मिक्सचर के फॉर्म में पाया जा सकता है। समझ रहे हो, वन इज कॉल्ड द प्योर स्टेट एंड अनदर इज कॉल्ड मिक्सचर्स, ठीक है ना। प्योर स्टेट्स की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो प्योर स्टेट के अंदर में अगर केमिकल कंपाउंड्स की अगर बात कर रहे हैं तो ये दो तरह के हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड एलिमेंट, अनदर इज कॉल्ड कंपाउंड। एक को क्या बोलेंगे सर, एलिमेंट बोलेंगे, और एक को क्या बोलेंगे सर, कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। अब एलिमेंट दो तरह का हो सकता है, मेटल का एलिमेंट हो या फिर नॉन मेटल का एलिमेंट हो। बिल्कुल बकवास बातें हैं, बस आपको क्या करना है, एक बार रिकैपिचुलेट कराना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप, मैंने क्या बोला कि नीट जो है ना आजकल एनसीईआरटी पूछ रहा है, और एनसीईआरटी में जो बातें लिखी हुई है वो सब इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज कैसा भी हो, ठीक है। तो हमें कम से कम एक बार गो थ्रू हो जाने में क्या दिक्कत है, छोटी छोटी बातें हैं, सारी बातें तो क्लास 11 की है नहीं। तो कंपाउंड की बात करते हैं बच्चों, तो कंपाउंड में दो तरह के होते हैं, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है सर, दो तरह के होते हैं। वन इज नोन एज, ठीक है, मिक्सचर्स हमने बता दिया, समझ में आ गया, हमने कंपाउंड बता दिया। वन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अनदर इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक को क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे को क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक। उसी प्रकार से बच्चों मिक्सचर्स भी दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है होमोजेनियस मिक्सचर, और एक को बोलते हैं सर हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इसके ऊपर भी एक चैप्टर है, ठीक है। एक को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और एक को बोलते हैं सर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये बातें आपको नहीं पता है, हर बातें तो आपको पहले से पता है ना। तो ये हो गया सर कुछ क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों की फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले के अंदर में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इनकी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को कंपेयर कर लेते हैं, फिर हम लोग बात कर लेते हैं प्योर स्टेट्स, उसके बाद फिर मिक्सचर्स की, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों, दैट इज, देखो हम सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों कि किसको सॉलिड कहा जाता है, किसको गैस कहा जाता है और किसको लिक्विड कहा जाता है, ठीक है। इन तीनों में क्या कंपैरिजन है और इन तीनों को हम लोग किस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यही तो हमें जानना है, ठीक है ना, कि हम लोग कैसे इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यही सब लोग समझना है। तो बच्चों यहां मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखता हूं, ठीक है। सॉलिड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा और गैसेस में क्या होगा, ये आपको बस बता देना है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में लिख रहा हूं, सॉलिड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा और गैसेस में क्या होगा, ये आपको बता देना है, ठीक है। जो तीन चीज की हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे शेप की, दूसरी बात करेंगे सर वॉल्यूम की, और तीसरी बात हम लोग कर लेंगे दैट इज नोन एज एलोट्रॉपिक, क्या नाम है इसका, आंख में प्रॉब्लम हो गया, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। ये तीन चीज की बात कर लेंगे। वन इज नोन एज शेप, अनदर इज वॉल्यूम एंड थर्ड वन इज नोन एज अट्रैक्टिव फोर्सेस। मतलब शेप की बात करें तो इसकी शेप जो होती है वो डेफिनाइट होती है, ठीक है। इसकी कैसे शेप होती है सर, डेफिनाइट शेप होती है, मतलब कि जैसा है, जैसे ये मार्कर का शेप अगर ऐसा है तो सॉलिड स्टेट में इसका शेप ऐसा ही होगा, ठीक है। इसकी शेप कैसे होगी सर, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है ना, जिस कंटेनर के अंदर में रख दोगे वो ऐसा हो जाएगा, और इसकी तो बात ही नहीं करनी, क्लियर। वॉल्यूम की बात करते हैं बच्चों, तो वॉल्यूम जो होता है सर इनका कैसा होता है सर, जो तुम्हारा, ठीक है ना, जो तुम्हारा सॉलिड होता है, सॉलिड होती है, इस सॉलिड का जैसे कि मान लो कि अगर ये एक सॉलिड है, मैं थोड़ा सा इधर चला गया था, सॉरी कैमरा से इधर देखो, ये सॉलिड है, लेट मी सपोज एक क्यूब है, तो इस क्यूब का जो सर वॉल्यूम होगा वो तो फिक्स होगा ना। अगर ये क्यूब जो है सर 1 सेंटीमीटर क्यूब का बनाया गया है, 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से, तो इसके अंदर में सर 1 सेंटीमीटर क्यूब ही तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही तो वॉल्यूम तक रहेगा, उससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं रख पाएगा, नहीं ना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी जो वॉल्यूम होती है वो कैसी होती है सर,
डेफिनिट होती है। इसकी वॉल्यूम कैसी होती है सर? डेफिनिट होती है, ठीक है ना। वॉल्यूम कैसी होती है सर? इसकी कैसी होती है? डेफिनिट वॉल्यूम होती है, ठीक है। वही बात कर लेते हैं सर किसकी, तुम्हारी लिक्विड की। तो लेट मी सपोज कि अगर मेरे पास एक ऐसा कंटेनर है या फिर एक बर्तन है, तो इस बर्तन के अंदर में जो लिक्विड भराएगा सर, इस लिक्विड की वॉल्यूम क्या अलग अलग होगी? हर अलग अलग बर्तन में अगर उतना ही अमाउंट ले लिया जाए तो नहीं सर। तो इसकी भी जो वॉल्यूम होती है वो कैसी होती है सर? डेफिनिट होती है। लेकिन अगर बात करते हैं गैसेस की बच्चों, तो गैसेस की जो वॉल्यूम होती है ये इंडेफिनिट होती है, ठीक है। इसकी जो वॉल्यूम होती है क्या होती है सर? इंडेफिनिट होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंदर में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, ठीक है। इसके अंदर मेटालिक फोर्सेस होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है, ऐसे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, जो ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स होती है वो थोड़ा सा क्या सकते हो? बीच वाला फोर्स होता है, ठीक है। नॉट स्ट्रॉन्ग ही फोर्स बोलेंगे, लेकिन जो फोर्स होगी वो कैसी होगी सर? वीक देन सॉलिड। सॉलिड से क्या होगा सर? कम होगा। और यहाँ पे सर क्या होता है? सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा सर? वीकेस्ट फोर्स होगा। जैसे वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, बात करेंगे क्या होता है वंडरवाल फोर्स गैसेस के अंदर। गैसेस के अंदर उस तरह के फोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है एकदम? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों सेकंड पार्ट के अंदर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल प्रोफाइल। केमिकल की बात करते हैं, फिजिकल वाली बात हम लोग क्लियर कर ली, ठीक है। केमिकल वाली बात करते हैं। तो केमिकल वाले में अगर हम बात करें तो कुछ डेफिनेशन है, बस मैं लिखते चला जाता हूं, ठीक है। आप लोग लिखते चले जाओ साथ साथ मेरे, ठीक है। बस छोटे छोटे डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। सबसे पहले बच्चा बात कर लेते हैं हम लोग प्योर स्टेट की, ठीक है ना। प्योर स्टेट समझते हो? हाँ सर, प्योर स्टेट समझते हैं। प्योर स्टेट कहने का मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। कोई भी सबस्टांस अगर प्योर है, मतलब प्योर है मतलब किसी को सिर्फ एक ही एलिमेंट या फिर एक ही आइटम या एक ही मॉलिक्यूल से अगर मिलकर बना हो कोई भी सबस्टांस, उसे क्या कहा जाता है? प्योर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है सर? प्योर कहा जाता है। बच्चों एक डेफिनेशन समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर में दो बातें हुई थी, एक को बोला गया था एलिमेंट, एक को बोला गया था कंपाउंड, ठीक है। बच्चों एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये दो डेफिनेशंस बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है कि सर एलिमेंट क्या है और ये कंपाउंड क्या होता है। एक मिनट मैं भी देख लूं क्या होता है। ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो बच्चों एलिमेंट को ऐसा बोला जाता है, समझो कि एलिमेंट प्योर सबस्टांसेस का वह एक मतलब कि कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? और भी ज्यादा डिवाइड डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है सर? एलिमेंट को अगर हम लोग डिफाइन करें, बढ़िया से मैं लिख दूं कि एलिमेंट का क्या डेफिनेशन होता है, तो कहता है सर कि एन एलिमेंट, जो एलिमेंट होता है, ठीक है, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सबस्टेंस, ठीक है। एलिमेंट क्या है सर? एलिमेंट जो है इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका सर? प्योर सबस्टेंस। कहते हैं तुम्हारा कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्योर सबस्टेंस दैट कैन नाइदर, ये एक डेफिनेशन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सबस्टेंस, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सबस्टेंस व्हिच कैन नाइदर बी डिवाइडेड, जिसको हम ना ही डिवाइड कर सकते हैं और डिकम्पोज्ड, और ना ही उसको क्या कर सकते हैं सर? डिकम्पोज करा सकते हैं, ठीक है। नाइदर डिकम्पोज इनटू, ठीक है ना, मोर सिंपल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसको हम लोग और सिंपल स्ट्रक्चर्स में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, बाय एन ऑर्डिनरी, ये लगाना जरूरी है क्योंकि आजकल बहुत सारा मेथड भी आ गया है। बाय एन ऑर्डिनरी, स्पेलिंग देख लेना सबको, ऑर्डिनरी लिखा गया है, फिजिकल एंड केमिकल, बाय द ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। इसी को क्या कहा जाता है सर? एलिमेंट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। सर कंपाउंड क्या है? सर कंपाउंड क्या है? मतलब कंपाउंड को डिफाइन किया जाता है, कंपाउंड जो होता है ये भी एक प्योर सबस्टेंस होता है जो कि एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कंपाउंड क्या होता है सर? कंपाउंड जो होता है सर, कंपाउंड इज नथिंग बट इट इज कह सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ द प्योर सबस्टेंस, जो कि क्या होता है? एक से अधिक, ठीक है ना, एक से अधिक छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना होता है। हाँ, तो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना होता है तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, है ना। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट्स, ठीक है। छोटे एलिमेंट्स के अंदर में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके कंपोनेंट के अंदर में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि कंपाउंड जो होता है सर क्या होता है? The compound is defined as a pure substance. Compound is defined as pure substance, ठीक है। Pure substances that contain, जिसके अंदर में क्या होता है सर? टू और मोर, एक, दो या दो से अधिक एलिमेंट, ठीक है, जिसके अंदर में क्या होता है? दो से अधिक एलिमेंट होता है, कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। कम प्रोपोर्शन में पाया जाएगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में पाया जाता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में पाया जाता है, ठीक है ना। बाय मास दैट कैन बी ब्रेक
जिसको हम क्या कर सकते हैं सर, तोड़ सकते हैं, दैट कैन बी ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है ना, कंपोनेंट बाय सुटेबल केमिकल मेथड, बाय सुटेबल केमिकल मेथड्स। क्या बोला मैंने सर कि कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है ना, दैट कैन कंटेनिंग द टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय द मास एंड दैट कैन बी ब्रेक डाउन इनटू ए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय द सुटेबल केमिकल मेथड्स, बाय द सुटेबल केमिकल मेथड्स। तो ये हो गया सर एलिमेंट किसे कहते हैं और कंपाउंड किसे कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहता है सर, एलिमेंट किसे कहा जाता है और कंपाउंड कैसा हो सकता है सर। कंपाउंड बहुत तरह का होता है। वन एग्जांपल क्या क्या इसका आपको पता हो गया, वन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल कुछ बता सकते हो सर? हाँ सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जांपल अगर आप बोलेंगे तो जितने भी अल्केन होते हैं पढ़े होगे, जितने भी अल्कीन होते हैं पढ़े होगे, अल्काइंस होते हो पढ़े होगे, अल्कोहल होता है पढ़े होगे, एल्डिहाइड सुने होगे, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करोगे, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने सुने होंगे। सबसे जैसे कि आपने पोटाश एलम सुना होगा, सुना है किसी ने पोटाश एलम? हाँ, फिटकरी सुना है, फुटकरी उसी को कहा जाता है। पोटाश एलम आपने सुना होगा, ठीक है। आपने एलुमिना सुना होगा, एलुमिना जेल, है ना, ईटीसी। ये सब जितने एलिमेंट्स होते हैं दे आर ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्हें क्या कहा जाता है सर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो ये हो गया व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड। तो ये हो गया किसके बारे में सर, प्योर सब्सटेंसेस। अगला बात कर लेते हैं, दैट इज मिक्सचर किसे कहा जाता है, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है सर, और मिक्सचर कितने तरह का होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर कितने प्रकार का होता है उसे कहा जाता है हम लोग मिक्सचर। आओ, छोटी छोटी बातें, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा यहाँ पर, लेकिन आगे बोरिंग नहीं लगेगा जैसे मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजरमेंट्स की बात करूंगा, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा बोरिंग है यार, मुझे पता है, क्योंकि ये चैप्टर्स में आते भी नहीं एग्जाम में, टेंशन मत लो। एग्जाम में आते हैं या फिर कहीं भी आते हैं, कहीं नहीं आएंगे, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, लेकिन पढ़ाना मेरा काम है। मिक्सचर, मिक्सचर किसे कहते हैं सर? मिक्सचर्स क्या होता है? मिक्सचर का मतलब होता है सर कि सबक का मतलब कि वैसा कोई भी का मतलब कि कंपोनेंट, ठीक है ना, जो कि एक से अधिक क्या होगा सर, प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होगा, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हो, सब्सटेंस विच मेड बाय टू और मोर प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एक और अधिक प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनने वाले को कंपाउंड को क्या कहते हैं सर, मिक्सचर्स कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है सर, मिक्सचर्स कहा जाता है कि जो भी चीजें एक से अधिक क्या बोलेंगे कंपाउंड से मिलकर बने उसे क्या कहा जाता है सर, मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरा बात हम लोग कहते हैं कि मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो मिक्सचर जो होता है सर इनकी वेरिएबल फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। उसके साथ साथ इनकी जो कंपोजिशन होती है वो भी क्या होती है, वेरिएबल होती है, ठीक है। इनको हम लोग फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, मिक्सचर्स हैव वेरिएबल, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी जो होती है वो वेरिएबल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इनकी क्या होती है सर, मिक्सचर्स हैव द वेरिएबल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनकी जो होती है सर वो वेरिएबल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। मिक्सचर्स को हम लोग बच्चों दो क्लासेस में डिवाइड किया, वन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर और अनदर इज नोन एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बच्चों होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर एक इस तरह का मिक्सचर होता है जिसको, ठीक है ना, बनाने के बाद हम दोनों जो भी एलिमेंट हमने डाला है या फिर दोनों जो कंपोनेंट हमने डाला है उन दोनों कंपोनेंट को हम कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं और इन दोनों कंपोनेंट को हम किसी भी मेथड के थ्रू वापस से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर होमोजेनियस मिक्सचर की बात करो, लेट बी सपोज कि मेरे पास एक मैंने होमोजेनियस मिक्सचर बनाया, और बनाया कैसे कि मैंने इसमें क्या किया, एक कंटेनर के अंदर में वाटर डाला। क्या डाला सर, वाटर। और वाटर के साथ साथ इसके अंदर में छोटे छोटे क्या किया मैंने, शुगर के कप्स बनाए, ठीक है, शुगर डाला। तो बच्चों कुछ देर के बाद जब आप शुगर को स्टीयर कर दोगे तो क्या होगा, क्या आपको ना ही चीनी के क्या किसी भी पार्टिकल्स आपको इसके अंदर में दिखेंगे? नहीं सर। इसका मतलब ये है कि इसको किसी भी तरह से कोशिश कर लो, कोई भी मेथड यूज कर लो, किसी भी तरह का मेथड यूज कर लो, वी कैन नॉट सेपरेट द वाटर विथ क्या बोलेंगे, शुगर, ठीक है। तो ऐसा जो कंपोनेंट, कोई मिक्सचर जो होता है जिसके अंदर में हम दो कंपोनेंट को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय द सिंपल फिजिकल मेथड्स, ठीक है, दैट आर नोन एज क्या बोलेंगे सर, होमोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है सर, होमोजेनियस मिक्सचर्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है, आर मेड बाय टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, विच कैन नॉट बी क्या बोलेंगे, सेपरेटेड, ठीक है ना, एंड लीप्स थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है सर,
होमोजीनियस मिक्सचर्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है सर? होमोजीनियस मिक्सचर्स कहा जाता है। क्लियर? उसके साथ साथ सर इनके कंपोनेंट्स को हम इवन माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ homogeneous mixtures, the component of homogeneous mixtures cannot be seen even in microscope। ठीक है, इन्हें क्या कहता है सर? होमोजीनियस मिक्सचर्स। अनदर इज नोन एज सर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स किसे कहते हैं सर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर होगा जो कि एक और अधिक कंपोनेंट से मिलकर रहेगा और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर? ठीक है ना, मतलब कि वो ओवरऑल पूरे के पूरे फेज के अंदर में दिखेगा, है ना, थ्रू आउट उसकी विजिबिलिटी होगी पूरे के पूरे फेज के अंदर। तो डिफाइन कर लेते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं सर, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, इट्स कंपोनेंट, ठीक है ना, ये जो कंपोनेंट होते हैं इज नॉट यूनिफॉर्म, है ना, ये क्या नहीं होगा सर? यूनिफॉर्म नहीं होगा थ्रू आउट द यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज। ठीक है, एक से अधिक फेजेस इसके अंदर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है सर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे बात लो कि हम क्या करते हैं कि पानी के साथ साथ रेत मिला लो तो 2 डिफरेंट फेज हुआ कि नहीं? पानी नीचे आ जाएगा, रेत नीचे आ जाएगा, पानी थोड़ा ऊपर रहेगा, है ना। तो सैंड प्लस वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसीलिए बेस्ट एग्जांपल ऑफ सर क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है एकदम? तो ये बातें हो गई सर मैटर के बारे में। सारी की सारी बातें आपने क्लास 9th में पढ़ रखा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इस चैप्टर का सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज द यूनिट्स टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो आप 10 मिनट का ब्रेक लो और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज फिजिकल यूनिट्स टू मेजर द एनी फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट, जिसके अंदर में हम बात करने जा रहे हैं क्या? फिजिकल मेजरमेंट ऑफ एन एनी सबस्टेंस। बच्चों एक बात समझना कि हमें एक्चुअली में किसी भी सबस्टेंस को मेजर करना ही क्यों है? और ये बात तो सही है सर, फिजिकल किसी सबस्टेंस को मेजर तो करना पड़ेगा ना, बिना मेजर किए आप कैसे कर सकते हो? लेट मी सपोज आपके पास क्या है कि अगर मान लो कि आपको मैंने बोल दिया कि आपको 20 ग्राम कार्बन लाना है, तो आप कैसे पता करोगे कि इतने सारे कार्बन के अंदर में 20 ग्राम कार्बन किसको बोलते हैं? तो इसी का चलते हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हमको फॉलो करना होगा और उस फॉलो करने के बाद हम पता कर सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या फिर कोई भी फिजिकल सबस्टेंस जो है वो कितना अमाउंट है उसका। ठीक है, तो बच्चों कहते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 तरीका होता है, वन बाय द हेल्प ऑफ देयर फिजिकल मेथड एंड अनदर इज नोन एज केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड बाय विच यू कैन सी अबाउट द टेस्ट ऑर्डर, है ना, द टेम्परेचर, ये सब मेजर करके आप किसी भी सबस्टेंसेस का फिजिकली किसी सबस्टेंसेस के अमाउंट को या फिर किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो। लेकिन और क्या हो सकता है सर? केमिकल रिएक्शन करा सकते हो आप, कुछ केमिकल रिएक्शन करके उससे क्या होगा? पीएच का चेंज आना, हीट ऑफ कंबशन आना, इस तरह के चेंजेस के थ्रू भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट ले सकते हो। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड्स को हम लोग को मेंटेन करना होता है, उन स्टैंडर्ड यूनिट्स को समझना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एसआई यूनिट बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं सर? एसआई यूनिट कहते हैं। बच्चों इस दुनिया में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए, चाहे वो मास हो, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे वो कोई भी चीज का फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको बनाने के लिए हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं सर? 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं। इन्हीं 7 बेसिक यूनिट्स के थ्रू इस दुनिया के अंदर में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सबको डिराइव किया गया। ठीक है, these 7 basic quantities are known as a fundamental quantities as well as a base quantities। ठीक है, वो कौन कौन से क्वांटिटीज हैं सर जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और बेस क्वांटिटीज होती हैं? वो है सर मास। क्या है सर? मास। सेकंड इज नोन एज लेंथ, थर्ड इज नोन एज टाइम, फोर्थ इज नोन एज सर दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को लेने के लिए हम यूज करते हैं केल्विन को। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को नहीं। याद रखना इस बात को कि हम केमिस्ट्री के अंदर हो चाहे फिजिक्स के अंदर हो, हम जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो बेसिक हम जो टेम्परेचर यूनिट यूज करते हैं सर, वो कौन सा है? दैट इज केल्विन स्केल। ठीक है, उसके साथ साथ सर होता है दैट इज किसी भी इंटेंसिटी, लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम यूनिट बनाए
दैट इज कैंडेला। कौन सा यूनिट बना है सर? कैंडेला। और किसी भी अमाउंट ऑफ द किसी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट बनाए सर? मोल। क्या यूनिट बनाया सर? मोल। करंट को मेजर करने के लिए हमने यूनिट बनाया एम्पेयर। दीज आर द 7 बेसिक यूनिट्स दैट आर नोन एज अ फंडामेंटल यूनिट्स एंड दे कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय एनी ऑफ देम। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। किसे कहा जाता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। याद रखना ये जो पार्ट है सर, ये फिजिक्स के अंदर का पार्ट है। पहला चैप्टर फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके अंदर में आपको और ही ज्यादा बढ़िया तरीका से ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ाया जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को देख रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, ये वह क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना, विच कैन नॉट बी डिराइव्ड, जिन्हें क्या नहीं किया जा सकता है सर? विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फर्दर, जिन्हें हम आगे फर्दर डिराइव्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दे आर 7 इन नंबर। कितने होते हैं सर? 7 इन नंबर। जितने भी वंडर्स हैं इस दुनिया में ना सर, वो सारे के सारे 7 है। कितनी इंटरेस्टिंग बात। कौन कौन सा होता है सर? मास। आर यू नो अबाउट मास? इसको रिप्रेजेंट करेंगे सर m से। ठीक है, सेकंड इज कॉल्ड लेंथ, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सर l से। थर्ड इज कॉल्ड टाइम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सर t से। फोर्थ इज नोन एज मोल, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है MOLE, इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। ठीक है, इट इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। उसके साथ साथ मेजर करते हैं सर दैट इज कैंडेला। कैंडेला जो है सर ये ल्यूमिनियस इंटेंसिटी CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है सर? ये एक्चुअली यूज तो कहीं भी नहीं है इसका, लेकिन जानना है ये क्या करता है सर? क्वांटिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये क्या करता है सर? क्वांटिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कैंडेला का, अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग जो यूज करते हैं 1 2 3 4 5 ही बस 2 और यूनिट्स हैं, याद कर सको, दैट इज करंट। करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों एम्पियर का, और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं केल्विन का। देखो मैं इन्हीं सारे क्वांटिटी से ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकता हूं। लेट मी सपोज मुझे डायमेंशन बताना है। डायमेंशन समझते हो? डायमेंशन क्या होता है बच्चों? डायमेंशन क्या होता है कि जैसे कि समझना कि डायमेंशन क्या है कि मान लो कि मेरे पास फोर्स है, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? आपने सुना होगा कि फोर्स इज इक्वल टू होता है सर मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है सर? मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। मतलब फोर्स को लिखने के लिए हमें मास की जरूरत होगी और एक्सेलरेशन को यूनिट होगी। और सर एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मतलब हम लिखते हैं कि मास इनटू ये क्या होता है सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हाँ सर, मतलब देखो ध्यान से, एक्चुअली में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो यही 4 फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना होगा। सोच के देखो, तो फोर्स इज नथिंग बट वी कैन से दैट मास। तो m से रिप्रेजेंट करोगे, हाँ सर मास। मीटर क्या है सर? लेंथ है। मीटर क्या है? एक लेंथ है। और सर जो ये तुम्हारा सेकंड है, ये क्या है सर? टाइम है, मतलब टाइम का स्क्वायर। तो अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूं तो मैं इसका डायमेंशन क्या लिखूंगा सर? मैं इसका डायमेंशन लिखूंगा MLT माइनस 2। MLT माइनस 2। तो दिस इज द यूनिट ऑफ डायमेंशन एंड इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली दीज क्वांटिटी। जैसे कि मैं बात करता हूं, अगर आपको कोई पूछ दे आपसे, आपने फोर्स पढ़ के आया, हाँ सर फोर्स के बारे में पता था इसलिए मैंने आपको बता दिया। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा मोमेंटम क्लास 11th में, सॉरी क्लास 9th में। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू M इंटू V। अगर मैं इसका डायमेंशन लिखना चलूं तो देखो ध्यान से, ये मास है और वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी क्या होता है सर? वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट के चेंज को वेलोसिटी कहा जाता है। हाँ सर, तो वी कैन सी दैट द P इज इक्वल टू M इंटू मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो ना, डिस्टेंस ही तो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीटर में तो होता है, और सेकेंड क्या हो गया? टाइम। तो ध्यान से देखो तो मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? MLT माइनस 1। बोलो ना। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं सर? डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 7 बेसिक क्वांटिटीज
mass, length, time, mole, candela, current and well as temperature, that is Kelvin. क्लियर है एकदम, समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम लोग जानने जा रहे हैं दैट इज डिफरेंट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारे स्केल्स होते हैं, उन स्केल्स को समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट स्केल्स हैं। और आपको जैसे कि चेंज करने आता है ना, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर में, फ़ारेनहाइट के अंदर से केल्विन में जाकर दिखाओ, या फिर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाकर दिखाओ, तो कैसे चेंज किया जाता है वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो टेम्परेचर स्केल समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी आपको बढ़िया से टीचर्स पढ़ाएंगे, लेकिन बस मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, जिनको ये लेक्चर बोरिंग लगा होगा कोई बात नहीं, अगला लेक्चर जो आएंगे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, जहां से रियल केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। आज की जो क्लास थी वो रियल केमिस्ट्री की क्लास नहीं थी, ये बस और सिर्फ हम क्या कर रहे थे, रिकैप्चुलेशन कर रहे थे बहुत सारी छोटी छोटी बातों को। तो बच्चों कहते हैं कि किसी भी स्केल को डिराइव करने के लिए स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, हेडिंग लगाएंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कहते हैं बच्चों किसी भी स्केल को बनाने के लिए, कोई भी टेम्परेचर का स्केल बनाने के लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो टू डिराइव एनी स्केल, ठीक है, कोई भी स्केल अगर आपको बनाना है, या फिर मान लो कि मुझे एक नया स्केल बनाना है, इसका नाम है ऑर्गेनहॉलिक स्केल। लेट मी सपोज इफ वी वांट टू मेजर एन एनी टेम्परेचर, वी कैन मेक एन एनी टाइप ऑफ स्केल। ठीक है, बाय द कीपिंग द सम बेसिक रूल्स इन आवर माइंड। What are the rules? I will follow you. That means to derive any scale, we have to fix 2 points. ठीक है, किसी भी स्केल के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, कोई भी स्केल बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट को फिक्स करना होता है। One is known as the boiling point of the boiling point, ठीक है ना, जिसे कहा जाता है बच्चों अपर फिक्स पॉइंट। क्या कहा जाता है सर? अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एक को कहते हैं सर दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट, और इट इज आल्सो नोन एज अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, और सेकेंड वन इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट, जिसे कहा जाता है सर लोअर फिक्स्ड पॉइंट। मेरे डिपार्टमेंट का ये बातें नहीं है, मैं बार बार बता देता हूँ, दिस इज ऑल अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी बातें करना जरूरी है। इस चैप्टर के अंदर में हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे मोल पढ़ाता। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट और क्या बोलते हैं सर, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दो स्केल के अंदर में हमें ये चीजें को फिक्स करना होता है। और जनरली जो हम लोग स्केल का फिक्सिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं सर? पानी के लिए, याद है ना, वाटर के लिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि लेट बी सपोज मैंने एक स्केल बनाया सर, इस स्केल को बोलते हैं ऑर्गेनहॉलिक स्केल। ठीक है, ये स्केल क्या है सर? ऑर्गेनहॉलिक स्केल है। इसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट हमने मेजर किया, और यहां से हमने क्या किया सर, मार्किंग कर ली पूरे के पूरे स्केल के ऊपर। ठीक है, मेरा स्केल जो है सर, उसमें मान लो कि मैंने जो स्केल बनाया सर, उसके हिसाब से मेरा जो टेम्परेचर स्केल है, उसके लिए पानी जो मतलब है, पानी वो मेल्ट कर जाता है, लेट बी सपोज 20 डिग्री ऊपर, वो मतलब ऑर्गेनहॉलिक। ठीक है, और मान लो कि मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है सर, वो मान लो लेट बी सपोज देयर इज एन अपर फिक्स पॉइंट एंड इज कॉल्ड लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, इससे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये मान लो कि मेरा है 200, ठीक है, 200 डिग्री ओ। तो इस 2 टेम्परेचर के अंदर में हमारा पूरा का पूरा स्केल बन जाता है। तो इसी प्रकार से किसी भी स्केल का टेम्परेचर को लिया गया, इसी तरह से किसी भी स्केल को डिराइव किया गया है। तो जो फेमस स्केल्स है सर, वो उसके बारे में बता दूं, बड़ा ही फेमस स्केल होता है, वन इज नोन एज सेल्सियस स्केल। सबको मैंने सुना है सेल्सियस स्केल के बारे में। दूसरा स्केल होता है सर, जिसको बोलते हैं रैंकिन स्केल, बहुत ही फेमस स्केल है रैंकिन स्केल, इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा स्केल हमें पढ़ना है दैट इज कॉल्ड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल को हम लोग को पढ़ना है। और बच्चों थर्ड स्केल और फोर्थ स्केल दैट इज नोन एज केल्विन स्केल, इसके बारे में हमें पढ़ना है, एज वेल एज इनकी इंटर कन्वर्जन को भी जानना है। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से, जिस तरह से मैंने बताया कि किसी भी स्केल के अंदर में एक अपर फिक्स पॉइंट होता है, एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है, ठीक उसी प्रकार से ये चारों स्केल के अंदर में भी क्या है सर, अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट फिक्स है। तो मैं बना रहा हूँ स्केल्स को, आप समझना, देखना कैसे कैसे स्केल्स बनाए जाते हैं। छाप लीजिए फटाक से आप लोग इस चीजों को, मैं बनाने जा रहा हूँ सारे के सारे स्केल्स को। ठीक है, बनाओ, चलो देखो
कौन कौन से स्केल्स होते हैं मैंने बनाया, मैं बना रहा हूं। पहला स्केल मैं बनाया यहाँ पर भैया, दैट इज इन डिग्री सेल्सियस स्केल। बताओ पानी का जो टेम्परेचर हम लोग डिग्री सेल्सियस स्केल में मेजर करते हैं वो कितना लेते हैं सर, 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितना लेते हैं सर, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, वैसे ही दूसरा स्केल होता है, इसको बोलते हैं केल्विन स्केल। केल्विन स्केल का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो कितना होता है सर, 273 डिग्री, डिग्री नहीं लगता है ना, केल्विन। और यहाँ पे कितना होता है, 373। क्लियर है एकदम, ये केल्विन में होता है, ये केल्विन स्केल की बात हो गई। उसके साथ साथ सर तीसरा स्केल आपके बारे में पढ़ा होगा, दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल का सबसे लोअर पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, उसके बाद फिर सर एक स्केल होता है, इसको बोलते हैं रेनकीन स्केल, जो कि क्या होता है सर, 0 डिग्री आर से 80 डिग्री आर तक जाता है। मतलब किसी भी स्केल का, अगर किसी स्केल में किसी मेजरमेंट लेना है, तो मान लो कि अगर हमको यहाँ पर मेजरमेंट लेना है, ठीक है, लेट मी सपोज दिस इज द एंगल, द टेम्परेचर इज थीटा एट विच यू वांटेड टू मेजर एनी पॉइंट। तो अगर आपको इस थीटा टेम्परेचर को पता करना है किसी भी स्केल के अंदर में, तो फॉर्मूला होता है थीटा माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट माइनस अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इस बात को याद रख लेना। दैट मीन्स अगर किसी, जैसे मान लो कि मैं इसी स्केल की बात करता हूं, इस स्केल के अंदर में अगर मैं इस फॉर्मूला में रखूं तो मैं लिखूंगा थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0। समझ में आ रहा है? यहां मैं लिखूंगा सर थीटा माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273। ध्यान देखना, और ये सारे के सारे स्केल, क्योंकि एक ही टेम्परेचर है ना, सारा थीटा इसी पर बराबर होंगे सारे। मैं यहां लिखूंगा सर थीटा माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32। यहां देखो मैं क्या लिखूंगा, थीटा माइनस, समझ गए होगा सब कोई, 0 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 0। क्लियर है एकदम? तो ये जो यूनिट्स का जो ये है, ये वाला जो मैंने लिखा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन है। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा आपको, एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है ना, कहते हैं कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है ना, वेयर, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट स्केल measures those Fahrenheit scale measures 38 डिग्री फ़ारेनहाइट। मान लो कि अगर आपके फ़ारेनहाइट स्केल में 38 डिग्री आ रहा है, तो बताना है कि सर सेल्सियस स्केल में उसकी रीडिंग कितनी होगी। बहुत ही ज्यादा इजी है बच्चों, कि हमने बता दिया कि जो 38 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो टेम्परेचर किस में आ रहा है सर, सेल्सियस स्केल में। तो मैं लिखूंगा सर कि मान लेते हैं कि वो जो स्केल का जो टेम्परेचर है, जिस स्केल को मैं बात कर रहा हूं जो कि डिग्री सेल्सियस में है, वो थीटा है, डिवाइडेड बाई, क्योंकि माइनस 0 तो कोई मतलब ही नहीं होता है, यहां 100 में से 0 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 100 इज इक्वल टू, ये जो टेम्परेचर थीटा है वो कितना दे चुका है, 38। मैं लिखूंगा 38 माइनस 32 डिवाइडेड बाय, देखो 212 में से अगर आप 32 घटाते हो तो ये 180 आता है, 180 का डिफरेंस आएगा, देखो ध्यान से। हाँ सर, तो टोटल मिला के ध्यान से देखोगे तो कितना हो जाएगा सर, थीटा अपॉन 100 इज इक्वल टू 34, 5 आना चाहिए, 4 5 6 7 8, ठीक है, 5 अपॉन कितना आया सर, 180। एक जीरो यहां से कट कर ले। हाँ सर कर लो। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जरा से, 18 थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 10, तो थीटा विल बी इक्वल टू 550 अपॉन 18, मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो 25 अपॉन 9, और अगर काट के देखूं तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 होता है, तो 9 का 9, 9 दूनी 18 लेते हैं, माइनस करते हैं, 19 20 21 22 23 24, 19 20 21 22 23 24 25, तो 7 आ जाएगा। तो 7 आ जाएगा तो कितना, 7 और एक जीरो ले लेते हैं, 9 6 9 8 9 कितना होता है, 8 9 63 होता है, और 9 81 होता है, 63 ले लो, ठीक है, 28 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। तो 2.8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 38 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे ही बच्चों कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर में आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल में चेंज करना हो। मान लो तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल,
ठीक है ना, व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इफ सेल्सियस स्केल मेजर 41 डिग्री सेल्सियस। मान लो 41 डिग्री सेल्सियस स्केल, मतलब कि बताना है केल्विन स्केल में कितना होता है। बहुत आसान है सर, फिर से हम क्वेश्चन को फॉर्मूला में लगा देंगे। तो आपको डिग्री का पता है, केल्विन का नहीं पता। हम लिखेंगे 41/100 इज इक्वल टू, थीटा हमको पता चल गया क्या, यही निकालना है, -273 डिवाइडेड बाई 100। देखो ध्यान से, 100 से 100 घर चला गया, तो थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 41 + 273। थीटा विल बी इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा सर 4, ये हो जाएगा सर 11 और हाथ में 314 केल्विन। दिस विल बी इक्वल टू 314 केल्विन। तो याद रखना, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये आ सकता है आपके एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया सर किसके बारे में, टेम्परेचर्स के बारे में। और भी ज्यादा डिटेल आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। ठीक है, हमें तो बस केमिस्ट्री पढ़ानी है, इतनी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों सेकंड पार्ट इसका, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, जिसे कहते हैं सर अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट को जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कोई भी मेजरमेंट इस दुनिया में क्या नहीं होता है सर, परफेक्ट नहीं होता। आपको पता है यार कि जब भी आप कोई भी फिजिकल सब्सटेंसेस की मेजरमेंट लेते हो तो कुछ ना कुछ एरर आ जाती है। तो उसी एरर को समझने के लिए हमें क्या करना होता है सर, किसी भी, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी क्यों ना आए। हो सकता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो, या फिर आपसे अच्छी तरह से मेजरमेंट नहीं लिया गया हो, है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि बहुत सारे अलग अलग मतलब मेथड्स यूटिलाइज करके हम एक एक्यूरेट या फिर प्रिसाइज रिजल्ट की ओर पहुंचते हैं, है कि। तो उसी को समझने के लिए, और दूसरा बात क्या होता है, जैसे फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है, इसके अंदर में हम ना ऐसे ऐसे कैलकुलेशन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एटम जो होता है, वो अगर देखा जाए तो एटम की अगर मैं मास की बात करूं तो एटम की मास क्या कभी 0.000000000012 कुछ ऐसा होगा, हो सकता है कि नहीं। एक एटम की बात कर रहा हूं, तो कितना छोटा नंबर है। और एटम का अगर नंबर की बात करें तो नंबर कितना होगा सर, 2001 लाख 0 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक तरफ से देखा जाए तो काउंटिंग करना एक तरफ से तो फन की बात है। हाँ सर, मैं काउंट कर रहा हूं 0.00000047, इतना सर मास है, अरे भाई। तो एक तरफ से एक क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। इतने छोटे छोटे मासेस को लिखना एक क्या है सर, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें क्या करना होगा, अपने अप्रोच को अलग करना होगा, अपने मैथमेटिक्स को अलग करना होगा। इसी मैथमेटिक्स को, अप्रोच को समझने के लिए हमने साइंटिफिक नोटेशन डिराइव किया। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका होता है किसी भी मेजरमेंट या फिर किसी भी फिजिकल चीजों को लिखने का, किसी नंबर को लिखने का, जो कि थोड़ा सा क्या हो सर, मीनिंगफुल हो और जो कि हर किसी को समझ में आए। ठीक है, तो दैट इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। यही काम है बस साइंटिफिक नोटेशन का। तो लेट्स बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द साइंटिफिक नोटेशंस, किस तरह से हम साइंटिफिकली किसी भी नंबर को लिखते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई। व्हाई वी आर स्टडी साइंटिफिक नोटेशंस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज इतने छोटे छोटे नंबर्स को हम लिख नहीं सकते, मजाक लगेगा ना, मजा आएगा क्या है भाई, बार बार जीरो लिख रहे हो 50 को। तो उस बात को समझना होगा। ठीक है, उसी को हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन कैसे किया जाता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। भीगी भीगी सड़क पे मैं तेरा इंतजार करूं। तो मैं बात कर रहा हूं सर साइंटिफिक नोटेशन की। ठीक है, ये एक तरीका होता है सर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का, है ना। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो कैसे कर सकते हो, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, प्रॉब्लम क्या है और किस प्रकार से हम लोग करेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास कोई डिजिट लिखा हुआ, कुछ मैं लिख के लाया हूँ एग्जाम्पल्स, मैं देख के लिख लूँ, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि फिर बाद में पता नहीं चलेगा। ठीक है,
जैसे कि एग्जांपल मैं लिखा हूं 232.508। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 238.508 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो तुम्हारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट को उठाकर यहां लाओ, मैं लिखूंगा इसको 2.3, और जितना डिजिट्स हम लोग इधर गए हैं उतना मल्टीप्लाई कर दो कितना से 10 पर, उतना पावर 10 पर। तो मैं कितना डिजिट आगे आया हूं, 1 और 2, तो मैं लिखूंगा 2.3, ठीक है ना, 2.35 लिख दो, 08 भी लिख दो, इंटू 10 रेज टू द पावर, ठीक है ना, 10 रेज टू द पावर क्या लिख देंगे सर, 2.303, 10 रेज टू द पावर 2। ठीक, मान लो कि आपके पास एग्जांपल है 0.00016 का, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखो जैसे कि आपको 16 तक जाना है, तो छोटा अच्छा नंबर लगेगा ना, जैसे 2.35 समझ में आ गया, हाँ कि 2 की पावर 2 है लगभग, या फिर 23,000 है कुछ ऐसा, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा अजीब सा वर्ड हो जा रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पॉइंट है, हमें कितना डिजिट आगे जाना होगा, 1 2 3 और 4, तो हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। तो एक बात समझ में आ गया, पॉइंट से लेफ्ट की ओर जाओगे तो पावर में प्लस करना होगा 10 की पावर में, और पॉइंट से राइट की ओर जाओगे तो फिर पावर में क्या करना होगा सर, माइनस करना होगा। ये बात आपको पता चला, ठीक है। कुछ बातें और कर ले, जैसे कि मान लो लिखा हुआ हो 432.00458, ठीक है। तो अब हमको यहां से कितना डिजिट आगे जाना है, 1 2, तो हम क्या लिखेंगे सर, 4.32, ठीक है ना, इंटू 10 रेज टू दी पावर 2, ठीक है। कुछ आप करो, उसके बाद इसका आंसर बताओ हमको। पहला है सर 0.0048, एनसीईआरटी वाला लिया हूं मैं। दूसरा है सर 234,000, तीसरा है सर दैट इज 8008, चौथा है सर 5000, और पांचवा है सर दैट इज 6.0, ठीक है, 6.0012। चलो फटाफट आप लोग करके दिखाओ ये सारे के सारे, आपके पास ऐसे 2 मिनट। देखो भाई, मेरा लेक्चर के अंदर का क्या नियम है, नियम बताना भूल गया मैं। नियम ये है, पॉज द वीडियो सॉल्व द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो सॉल्व द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो सॉल्व द क्वेश्चन। पॉज करना है वीडियो को, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन बन जाए या फिर आपसे ना बने, तब आप वीडियो को फिर से ओपन करोगे और फिर मेरा सॉल्यूशन को देखोगे। ऐसे से पॉसिबल सॉल्यूशन देखने से आपको ना ही कभी केमिस्ट्री समझ में आने वाली है, ना ही केमिस्ट्री समझ में आएगी। अभी तो केमिस्ट्री हम पढ़ा नहीं रहे हैं, किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, तो नहीं सर, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री कल से पढ़ाई जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, बेसिक्स पार्ट को कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे आगे के फ्यूचर के लिए, है कि नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी, सीधे मोल पढ़ाता मैं। लेकिन मुझे पता है कि 99% जनता को फिजिक्स मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ नहीं आता है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी इसे पढ़ाने की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था मुझे। चलो फिर भी चलो फटाफट क्वेश्चन कीजिए। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। चलिए आंसर लाते हैं हम लोग फटाफट। बच्चों पहला वाला के अंदर में ध्यान से देखो, कितना यूनिट हमको इधर जाना है, 1 2 3, ठीक है। हम क्या लिखेंगे सर, 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, बोलो ना, क्लियर है एकदम। इधर आ जाओ, इसके अंदर में देखो, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे को कहां से कहां जाना है। अगर मैं इधर से इधर जाता हूं तो 1 2 यूनिट इधर गया, 2.34 लिख दूं इंटू 10 रेज टू द पावर, ध्यान से देखो 1 2, तो यहां पर आप देखो ध्यान से, ऐसे भी यहां पे 1 2 3 यूनिट पहले से था और 2 यूनिट हमने और बढ़ा दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे, अगर एक हो यहाँ तक ही सिग्निफिकेंट है एक्चुअली में, यहाँ तो अच्छा और समझाना होगा इसको थोड़ा सा। इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे सिग्निफिकेंट फिगर भी फील कराना होगा, इसे हटा दो। चलो इसको देखो, 808, इसको कैसे लिख सकते हो, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, मैं लिख सकता हूँ 8.08, 8.0 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना गया, 1 2 3 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस वाले को बात करें तो इसको कुछ नहीं लिख सकते हो, 5 इंटू 10 की पावर कितना लिख दो, 1 2, कुछ भी लिखो, तो ही लिखो, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि ये मीनिंगफुल होता है, बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे देखो ये वाले की बात मीनिंगलेस होता है, सॉरी मीनिंगफुल बोल दिया मैंने। सिग्निफिकेंट फिगर समझना होगा इस बात को समझने के लिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या। इसकी बात कर लेते हैं, तो इसको मैं कुछ नहीं लिख सकता हूँ, ये ठीक लिखा हुआ है,
6.002, उसको कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि एक्चुअली इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का भी रोल आ गया था, इसलिए कुछ क्वेश्चन आपसे गलत हो गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं सिग्निफिकेंट फिगर आप पढ़ाता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। बच्चों कहते हैं कि किसी भी मेजरमेंट को जब हम लोग लेते हैं, ठीक है, किसी भी मेजरमेंट को जब हम लोग लेते हैं तो अच्छा एक मिनट, इसके थ्रू ना हमें एक और चीज सीखना है साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। सॉरी ये भी बता देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है और डिवीजन कैसे किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है सर कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। देखो कैसे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ मैं। यूनिट मान लो लिखा हुआ है 5.67 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। अगर मान लो कि आपको इस दो मतलब ये दो साइंटिफिक नोटेशन में किए हुए नंबर को अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो कैसे करोगे, ध्यान समझना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो कुछ नहीं करना है, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 5.67 इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर को, इन दोनों सेम बेस इक्वेटिंग पावर, नाम सुने होगे, वही मैं करने जा रहा हूं। 5 प्लस 8 जो भी होगा वो आंसर होगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि डिवीजन ही करना है, इसी नंबर को डिवाइड करना है, तो नंबर को डिवाइड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 5.67 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाई 6.9 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेंगे। इधर वाला जब भी नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर पे लाने पे अगर पावर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव बन जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5.67 अपॉन 6.9 जो भी होता होगा इसका कैलकुलेशन 5 माइनस 8, दिस विल बी द आंसर। अब मान लो मुझे क्या करना है सर, एडिशन करना है। कैसे एडिशन करना है मैं सिखाता हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल थोड़ा अलग है। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पावर को सेम करना पड़ेगा। जब तक आप पावर को सेम नहीं कर पाते हो, पावर्स को 10 की पावर्स को सेम नहीं कर पाते हो, यू कैन नॉट एबल टू ऐड एनी नंबर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं, आपके पास नंबर दे रखा है 6.66, थोड़ा देख के लिख रहा हूं, ठीक है। 6.66 इंटू 10 की पावर 4 को ऐड करके दिखाओ 8.95 इंटू 10 की पावर 3 में। तो आपको अगर ध्यान से देखो, आपको क्या करना होगा सर, इस दोनों को अगर मल्टी ऐड करना है तो ऐड करने के लिए आपको दोनों का पावर को सेम करना होगा। अब मान लो मुझे इस पावर को सेम करना है, क्या करें मैं कि पावर सेम हो जाए। ध्यान से देखो यहां पे कितना लिखा है, 8.95 लिखा है। अगर मैं इसमें से इस वाले पॉइंट को उठा के अगर यहां से यहां लाता हूं तो क्या एक जीरो और बढ़ेगा, हाँ। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, 0.895 इंटू 10 की पावर 4, हाँ सर लिख सकते हो। तो 0.895 इंटू 10 की पावर 4 ये हो गया, ये भी 10 की पावर 4 है, तो मैं लिखूंगा 6.66 प्लस 0.895 इंटू 10 की पावर 4। कर दो कैलकुलेशन, क्लियर है एकदम। चलो सिमिलर केस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी होगा। सब्ट्रैक्ट करना होगा इसी नंबर को, तो हम फिर क्या कर देंगे, 6.66 माइनस 0.895 इंटू 10 की पावर 4। हमेशा याद रखना कि जब भी किसी नंबर को, दो साइंटिफिक नंबर को अगर मल्टीप्लाई ऐड करना हो और सब्ट्रैक्ट करना हो तो ही मुश्किल पड़ता है। बस आपको क्या करना होगा, दोनों के दोनों पावर को सेम करना होगा। पावर आप जैसे ही सेम करते हो यू कैन एबल टू कैलकुलेट एनी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो कोई टफ काम है ही नहीं, बहुत ज्यादा इजी है, उसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं होती है। तो ये यूज है साइंटिफिक नोटेशन का, है ना। हम साइंटिफिक नोटेशन क्यों पढ़ते हैं, ये करने के लिए। बहुत सारे कैलकुलेशंस आएंगे भाई, पूरा का पूरा केमिस्ट्री केमिकल का जितने भी है वो सब इसी पे बेस्ड है। तो अगर आपको यही नहीं आएगा तो पूरी केमिस्ट्री कहाँ से आएगी। उसके बाद बोलते हो कि भाई सर समझ नहीं आती है केमिस्ट्री, कहाँ से आएगी केमिस्ट्री समझ में, जब यही वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो यहाँ के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको घर से आप करना, ठीक है। ढूंढना 10-15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे छोटे छोटे बुक्स में, आप कर लेना, ठीक है। छोटे छोटे अपने से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बना के ऐड कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना, अपने आप आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट टॉपिक है बच्चों, 10 मिनट लगेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कल से शुरू करेंगे मोल को। द रियल मोल कंसेप्ट, यहां से आपके बहुत सारे मॉड्यूल्स वगैरह में भी क्वेश्चंस पड़े होंगे। यहां से कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे पता है, कुछ नहीं मिलेगा यहां से, फिर भी पढ़ाना तो मेरा काम था। तो मैं बात करने जा रहा हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक।
सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं सर, ये समझना। किसी भी मेजरमेंट को जब हम लोग लेते हैं तो मेजरमेंट लेने के अंदर में वह सारे मीनिंगफुल डिजिट्स जो किसी भी मेजरमेंट को एक्चुअली में डिपिक्ट करता हो, दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। उन्हें क्या कहा जाता है सर, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नथिंग बट दे आर द नंबर्स विच आर अ मीनिंगफुल फॉर एनी मेजरमेंट। ठीक है, तो हम कुछ बातें लिख देते हैं क्योंकि अंग्रेजी हमारी बहुत कमजोर है, तो बात कर लेता हूं, मैं कुछ बातें लिखता हूं। पहला बात लिखा है सर कि द अनसर्टेनिटी ऑन द एक्सपेरिमेंटल, द अनसर्टेनिटी, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड, इन द एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड, ठीक है, क्या लिखे हम, अनसर्टेनिटी ऑफ द इन द एक्सपेरिमेंटल एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू is indicated by the mentioning the number of significant figures, the number of significant figures। क्या ये लाइन समझ में आ गया सब कोई को? हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। पहला बात ये बोलते हैं। दूसरा बोलता है सर कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ measured value of any physical quantity, is a number of digits which have a confidence। ठीक है, वहां तक का नंबर होता है जहां तक हमें लगता है कि हाँ सर यहां तक का रिएक्शन सही है। कहते हैं कि लार्जर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, लार्जर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जितना ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा ऑब्टेन्ड इन अ मेजरमेंट, ठीक है, obtained in a measurement, ठीक है, greater is the accuracy of the measurement। उतना ज्यादा मेजरमेंट क्या होगा सर, एक्यूरेट होगा। उतना ज्यादा मेजरमेंट क्या होगा सर, एक्यूरेट होगा। लार्जर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन अ मेजरमेंट, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। चौथा और foremost part, significant figures are those meaningful digits, significant figures are those meaningful digits, ठीक है ना, ये क्या होते हैं सर, meaningful digits होते हैं, which are known with certainty, मतलब सर्टेन जहां तक हम रहते हैं वो डिजिट्स या फिर हमारे पास जहां तक का कॉन्फिडेंस होता है किसी मेजरमेंट में, दैट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है सर, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। तो अब बात आता है व्हाट आर द रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हेडिंग लगाएंगे सर, दैट इज द रूल्स टू डिटरमाइन अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, व्हाट आर द रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लिख देना भाई, आजकल नीट में आ रहा है हर साल। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है भाई, चिंतित नहीं हो। ठीक है, लास्ट के 40 मिनट ही इंपॉर्टेंट है
पूरे के पूरे चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं। तो हम बात करने जा रहे हैं रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों पहला रूल बोलता है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल बोलता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मान लो मेरे पास एग्जांपल है 234.8। क्या है सर? 34.8। इसके अंदर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो लिखा होगा 234.2, कुछ भी ले लेते हैं। इसके अंदर बता सकते हो 1 2 3 कितने हैं सर? चलो और ले लेते हैं 4 सिग्निफिकेंट। दूसरा पॉइंट ये बोलता है सर कि ऑल द क्लोज्ड और ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ऑल द क्लोज्ड एंड ट्रैप्ड जीरोस, ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट। जैसे बताता हूं, मान लो 2.003, इसके अंदर में सारे के सारे क्या बोला? क्लोज्ड और ट्रैप्ड जीरो। जीरो ट्रैप्ड है कि नहीं? दो मतलब कि नेचुरल नंबर के बीच में, तो हम ये कह सकते हैं 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे सर? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं 4.302। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर बता सकते हो यस सर 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे लिखा 4.00034, सारे नंबर हो जाएंगे सिग्निफिकेंट इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो जाएंगे सर? 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, दैट इज एन ऑल द क्लोज्ड एंड ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट। बच्चों दूसरा बोलते हैं कि लीडिंग जीरोस आर इनिशियल जीरोस आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, डेसिमल से पहले जो भी जीरो होगा, जितना भी जीरो होगा, सारे के सारे जीरोस क्या होते हैं सर? इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है ना, लीडिंग जीरोस और क्या बोलेंगे सर? लीडिंग जीरो बोलो या फिर इनिशियल जीरोस। इनिशियल जीरोस ऑफ एनी नंबर आर इनसिग्निफिकेंट। वो सारे के सारे क्या होंगे सर? इनसिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल बच्चों दैट इज 0.0034, इसके अंदर में देखो इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, तो इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, लेट मी सपोज 0.04038। अब बोलो, अब बता दो। तो इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, मतलब ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे सर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसे एग्जांपल देते हैं 0.000000000 क्या कर रहे हो सर? 1 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है सर? 1। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है सर? 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो लीडिंग जीरोस और इनिशियल जीरोस ऑफ एन एनी नंबर आर इनसिग्निफिकेंट। क्लियर है? क्लियर है ये सारे के सारे रूल्स? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कहते हैं बच्चों कि चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सर कि जो लास्ट के जीरोस होते हैं, ठीक है ना, दैट आर एंडिंग जीरोस आर ओनली सिग्निफिकेंट इफ प्लेस्ड आफ्टर अ एनी नंबर। ठीक है, कहते हैं कि एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये जो एंडिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे व्हेन प्लेस्ड आफ्टर, ठीक है ना, अ नंबर। किसी नंबर के साथ अगर उसके बाद अगर कुछ लिखा हुआ हो तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे देखो 0.0040308, इसके अंदर में ध्यान से देखो, इसके अंदर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर बात करते हैं, इसको अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, आगे लिख देते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं चौथा वाले का, ठीक है। अच्छा वाला लेता हूं जो कि मेरे पास है, जैसे लिखा हुआ है 15,000। अब बताओ इसके अंदर में कितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर, सर सारे सिग्निफिकेंट हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। कहीं पे लिखा हुआ है सर दैट इज 22,000। अब बताओ 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है एकदम, ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो दीज आर नोन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट व्हेन प्लेस्ड आफ्टर अ नंबर, ठीक है ना। एक मिनट को जल्दी किया है। एंडिंग जीरोस आर द सिग्निफिकेंट व्हेन प्लेस्ड, ओह सॉरी वही तो मैं सोच रहा हूं। एंडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, क्या बोला मैंने? एंडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट व्हेन प्लेस्ड आफ्टर अ नंबर, सॉरी फॉर दिस। कहते हैं बच्चों कि एंडिंग जीरोस जो होते हैं सर इनसिग्निफिकेंट होते हैं जब हम उसको नंबर के बाद लिखते हैं। जैसे 15,000 लिखा गया है ना, इसके अंदर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारे के सारे जीरोस कोई काम के नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो 14,000 लिखा हुआ है ना, तो इसके अंदर में से 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, समझ में आ गया। लेकिन एक बात और समझना, पांचवा पॉइंट क्लियर करेगा कि एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल। बच्चों डेसिमल के बाद अगर कोई जीरोज लिखा हुआ हो तो अब वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा, जैसे लिखा हुआ हो 20.000, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद का है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो 14.0030, तो इसके अंदर में 1 2 3 4 5 और 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगा। ये बात याद रखना इस बात को, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट, मिटा देता हूं उस बात को, उसके बाद लिखता हूं, छाप लो इसे। बहुत ही ज्यादा 6-7 रूल्स हैं, उन सारे रूल्स को आपको बस अपने दिमाग में रखना है और कुछ करना नहीं है। छठा रूल बोलता है, छठा रूल, हाँ सिक्स्थ रूल ये बोलता है बच्चों की जो भी याद रख लेना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है पावर में, वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ क्या बोलेंगे सर? मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, इज ऑलवेज इन सिग्निफिकेंट, ठीक है ना बच्चों। दैट इज एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। जैसे मान लो आपको लिखा हुआ हो 13 × 10⁻³ तो यू कैन राइट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपके पास लिखा हुआ हो 1.203 × 10⁻6 यू कैन राइट 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। कितने लिखोगे सर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कहीं लिखा हुआ है सर 0.0034 × 10⁹। आप बोलना जरा, देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ गया? वो रूल्स के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है ना। क्लियर है एकदम? चलो दूसरा बात बोलते हैं बच्चों की प्योर नंबर जो होता है और कांस्टेंट्स जो होते हैं, दे आर इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इंपॉर्टेंट, प्योर नंबर एंड कांस्टेंट्स, ठीक है। प्योर नंबर एंड कांस्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि एग्जांपल समझना, मान लो लिखा हुआ हो कहीं पर, क्या लिखा हुआ हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पूछा जाए सर इसके अंदर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप बोल देना सीधे इनफाइनाइट। पाई कोई पूछ दे आपसे कि पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप बोल देना सर दे हैव द इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाउंड इन द पाई, ठीक है।
ये समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? आगे बढ़े। आखिरी पार्ट, नोट पॉइंट में। नोट में लिखना है, नोट में 100 रुपए के नोट में लिखो, चाहे 500 के नोट में लिखो। बच्चों पॉइंट ये बोलता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कभी भी हम किसी भी एक यूनिट से जब दूसरे यूनिट के अंदर में किसी क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उनके नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। तो बोलते हैं कि ऑन चेंजिंग, ठीक है ना, द वन फिजिकल यूनिट into another, there is no change, कोई भी चेंज नहीं होता है किसमें सर? इन देयर, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर। ये सारी बात इंपॉर्टेंट है सर। कल का जो क्वेश्चन सा सेट आएगा उसके अंदर में आपको इन सारे बातों पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो बी रेडी फॉर फाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इतना आसान से मैंने छोड़ देता हूं। तो पहले लिखा है कि ऑन चेंजिंग द फिजिकल यूनिट इनटू द अनदर, जैसे मान लो कहीं पे मैंने लिखा हुआ है 150 मीटर, या फिर मैं लिखा हूं 1500 सेंटीमीटर। आप इस यूनिट से इस यूनिट में गए, यहां पे भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पे भी कितने होंगे सर? दो ही होंगे। यही बोलना चाह रहा हूं कि ऑन चेंजिंग द वन फिजिकल यूनिट इनटू अनदर देयर इज नो चेंज इन देयर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन देयर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यही तक था आज का लेक्चर। आई होप बच्चों आपको मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशन अच्छे से समझा सकता हूं। कल इसके ऊपर हम 10-15 अच्छे सवाल कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरे के पूरे नीट में, वेदर इट इज अ नीट, वेदर योर क्लासेस, जो कि क्लास 11th के टेस्ट वगैरह होते हैं। तो आई होप आप इस सारे के सारे जर्नी को एंजॉय करोगे। आज का लेक्चर अगर बोरिंग लगा हुआ हो तो कोई बात नहीं, आज का चैप्टर रियली में बोरिंग था क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फालतू थ्योरीज वगैरह थी। कल से मजा आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, मजा आना स्टार्ट होगा कल से। तो यहीं तक था आज का लेक्चर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।